मैंने अपनी कर ली थी बंद। मेरे को उन्होंने बिस्तर से किया स्ट्रेचर पे शिफ्ट, और मैं अपने पैर झटपटा रही थी, क्योंकि अब मैं मेंटली तो मैं अपना सारा का सारा छोड़ ही चुकी थी, क्योंकि अब तो पता था कि ऑपरेशन ही होगा ना अब तो, क्योंकि अब 10 मिनट में तो क्या ही हो जाएगा। तो मैंने तो अपना पूरा का पूरा छोड़ दिया। मैंने कहा, दिमाग में काम करना कर दिया बंद। और अब तो जो भी पेन आ रहे थे वो तो, अब मैं झटपटाना शुरू। अभी तक तो मैं काम कंपोज्ड और इतना कंटेंटमेंट के साथ, इतना डेडिकेशन के साथ लगी हुई थी। अब मैंने गिव अप कर दिया था कि देख ही जाएगी, अब तो 5 मिनट की बात और है, और फिर तो वो इंजेक्शन लग ही जाना है, उसके बाद तो सब सुन हो जाएगा नीचे का, और फिर तो ऑपरेशन होना ही है। तो जब मेरे को लेके गए ओटी, ओटी में जाने के बाद में उन्होंने मुझे एक बार और पुश करने को कहा, मैंने किया। और उन्होंने, मेरे डॉक्टर ने ये रिएक्शन दिया कि ये बच्चा वापस ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है। एक तो होता है कि बच्चा डिसेंड नहीं हो रहा, एक होता है बच्चा अटका हुआ है, एक होता है बच्चा खुद ऊपर की तरफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर उन्होंने, ठीक है बेटा तुम तो लेट जाओ, अपन तो तुम्हारा सिजेरियन कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैं अपना चुपचाप लेट गई। उन्होंने मेरे जैसे इंजेक्शन दिया, उसके बाद में मैं बेहोशी की हालत में, मतलब बेहोश तो नहीं थी, पता तो सब चल रहा था मेरे को, लेकिन मैं अपना शरीर पूरा का पूरा भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, देखी जाएगी आगे क्या होगा। फिर उसके बाद में जो ओटी के प्रोसेसेस होते हैं जितने भी सिजेरियन को लेके, मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं वो बताऊंगी आपको। उन्होंने मुझे वहाँ लेटाया। एक तरफ तो वो बीपी की मशीन और वो टुन 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 आवाज़ें आती रहती हैं, आपके आईवी इंजेक्शन जो भी दवाइयाँ देनी होती है वो सब शुरू कर देते हैं। एक शीट लग जाती है ग्रीन कलर की, और नीचे का आपको सारा अपना पोर्शन जो भी होता है लोअर एब्डोमेन के नीचे का, वो आपको फील होना बंद हो जाता है, पेन्स होने बंद हो जाते हैं, मतलब फील होने बंद हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में आई थिंक जो ब्लड लॉस होता है उससे आपको सडनली मेरे हार्ट पैल्पिटेशन शुरू हो गई थी उस वक्त, और मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी, और एकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ हार्ट बीट बढ़ गई। एक पहले तो मुझे ये लगा कि उन्होंने जो मुझे एनेस्थीसिया दिया है उसकी वजह से शायद एकदम से मेरी बॉडी को कुछ साइड इफ़ेक्ट हुआ। और फिर मुझे लगा कि शायद ब्लड लॉस इतना हुआ होगा एकदम से, उसकी वजह से हुआ होगा। और एक बार को तो मुझे लगा कि मैं कहीं मरने वरने तो नहीं वाली, क्योंकि एकदम से इतनी तेजी से मेरी हार्ट बीट, और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उन्होंने मेरे मुंह पे वो ऑक्सीजन मास्क भी लगा रखा था, तो मेरे पास में एक कोई आदमी खड़ा था जो कुछ सारी मशीन्स को चेक कर रहा था और सब कुछ बताते जा रहा था जो भी था। मैंने उसको देख के बोला कि मेरे को सांस नहीं आ रही, और उसने एकदम से मेरा ऑक्सीजन मास्क हटाया, और उसने ऑक्सीजन मास्क हटा के बोला, अब आपको ठीक लग रहा है। मैं कहा पता नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा, थोड़ी देर में शायद समझ आ जाए। और मैं सांस ले रही हूँ, और मैं अपने दिमाग में सोचूं कि जब तूने इतने भयंकर पेन्स ले लिए पूरे दिन के, तो ये थोड़ी देर का डिस्कम्फर्ट है, ये और झेल ले, और फिर तो बस बच्चा आना ही है, फिर तो क्या दिक्कत है। और एकदम से मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, और मैं इस स्थिति में नहीं थी कि मैं ये पूछूं कि लड़का हुआ है या लड़की हुआ है। मैं बस ये सोच रही थी कि रोया है बच्चा तो ठीक ही होगा, बाहर आ ही गया। तो पर मैंने पूछा नहीं क्या हुआ है। और फिर मेरा तो सारा का सारा ध्यान इस पे था कि मुझे सांस ही नहीं आ रही। बच्चा तो ठीक है, बच्चा तो आ गया बाहर, मेरे को सांस नहीं आ रही। मैं अपना वहाँ सारा का सारा ध्यान लगा रही हूँ कि यार ये मेरे साथ ही हो रहा है या सबके साथ होता है, मतलब बोलने की स्थिति नहीं है। शरीर की एनर्जी, 400 साल तक की तो एनर्जी मैंने एक ही दिन में खपा दी थी। तो फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि नंदिनी तुमको सुनाई दे रहा है। तो मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो, बेटा हुआ है। तो मैंने कहा, ना ना हाँ ना ना या बहुत बढ़िया, कुछ नहीं, दैट्स इट, इतनी ही हिम्मत थी बोलने की। फिर उसके बाद में उन्होंने जो जो अपने प्रोसेस थे वो सारे किए, बच्चे का वेट
चेक करना और क्लीन अप वगैरह करना, जो भी करना, ये करना वो करना। और तब तक रात के बज गए थे 9, साढ़े 9। तो फिर मेरी डॉक्टर ने सारा काम होने के बाद में उन्होंने मुझे बहुत प्यार से मेरे पास में आई और फिर उन्होंने मुझे कहा कि नंदिनी, बच्चा हेल्दी हुआ है, सब कुछ एकदम ठीक है। तुम्हारा लेबर प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन वो बच्चा इसलिए डिसेंड नहीं कर रहा था क्योंकि जो बच्चे का सर था, वो फोरहेड जो था वो अटका हुआ था सर्विक्स में, सर्विक्स की ओपनिंग में। जो बच्चा होता है वो अपने इस पोजीशन से बाहर आता है, यहाँ से बाहर आता है, ऐसे यूं करके। जो चिन है वो चेस्ट के से यूं दबी हुई होती है और फिर वो बाहर आता है। लेकिन जो ये वाला बेबी था, ये ऐसे बाहर आ रहा था। तो इसको फेस प्रेजेंटेशन डिलीवरी बोलते हैं। वो अपने फोरहेड और फेस को बाहर लाते हुए बाहर की तरफ आ रहा था। तो ये इस केस में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं होती। तो ऐसा उन्होंने मुझे कुछ कुछ समझाया। तो मुझे मोटा मोटा बस ये समझ में आया कि जो हो रहा था उस केस में मेरी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं थी। और हमने बहुत अच्छा किया कि हमने सही समय पे डिसीजन लिया कि हम सिजेरियन करेंगे। और मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने डॉक्टर की बात मान ली और जो भी हुआ अच्छा हुआ। बस मैंने इतना उनकी बात से समझा। और फिर वो जो बेबी था वो मेरे पास में लेकर आए, एक उन्होंने फ़ोटो भी क्लिक करी थी। फिर मेरी डॉक्टर भी अपने घर चली गई और उन्होंने मुझे कहा कि अभी तुमको एक बार पहले आईसीयू में लेके जाएंगे, वहाँ पे तुमको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, 1-2 घंटा। और फिर तुमको तुम्हारे जो भी तुम्हारा बुक कराया हुआ है तुमने रूम, हम वहाँ भेज देंगे। बच्चे को थोड़ी देर के लिए एनआईसीयू में रखेंगे और फिर बच्चे को भी वापस से तुम्हारे पास में ही भेज देंगे 2-3 घंटे बाद। जब मदर आती है तो ही बेबी को कमरे में लेकर के आते हैं। और उसके बाद में बच्चे को भी वो लोग लेकर के चले गए थे और फिर उन्होंने मुझको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। जब वो मुझे आईसीयू में लेकर के गए तो मुझे बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हेडेक शुरू हो गया। और हेडेक के साथ साथ मेरे वो हार्ट पैल्पिटेशन और हार्ट बीट बढ़ना, आउट ऑफ कंट्रोल होना, वो सब भी साथ में चल रहा था। और वो जो आधा 1 घंटे का जो टाइम था वो बहुत अनकंफर्टेबल था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये आफ्टर इफेक्ट ऑफ लेबर पेन्स झेला उसका आफ्टर इफेक्ट है, या सडनली इतना सारा सर्जरी हो गई, ये सब हो गया उसकी वजह से है, या फिर अ, पता नहीं। मतलब कुछ गलत महसूस हो रहा था, मुझे नॉर्मल नहीं था, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। तो मैंने वहाँ के किसी बंदे को, जो भी वहाँ का स्टाफ होता है आईसीयू का, मैंने उनको बुला के भी पूछा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरी हार्ट बीट आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और मेरे हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अपने आप ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी देर में अपने आप नॉर्मल स्थिति में आ जाओगे। आपने कहा ठीक है। फिर मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, वो मम्मी पापा, सब लोग मुझसे मिलने के लिए आए आईसीयू में। और उन्होंने मुझसे मिलके बोला कि बेटा बहुत हिम्मत रखी तूने और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और बच्चा भी बहुत प्यारा है। और कोई कह रहा था कि मुझ पे मेरे जैसा दिखता है, कोई कह रहा था कि अपने पापा जैसा दिखता है, ये सब हुआ। फिर उसके बाद में मुझे 12-12:30 बजे लेकर के गए मेरे रूम में। और जब मैं रूम में गई तो मैं बहुत ही नशे वाली हालत में थी। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी और मैं ढंग से फिगर आउट नहीं कर पा रही थी चीज़ों को। मतलब ऐसा होता है ना कि आप किसी रूम के अंदर एंटर करते हो और जब आप बाहर निकल रहे होते हो उस रूम से, तो आपको लगता है कि ये मैं इस रूम में कब आई, मतलब फिगर नहीं कर पाते आप। तो मैं उस स्थिति में थी कि जब मैं रूम के अंदर एंटर करा ना मैंने, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था टेबल कुर्सी कहाँ है, बिस्तर कहाँ है, गेस्ट कहाँ बैठेगा, बच्चा कहाँ है। मेरा ध्यान नहीं था इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी। और मुझे नींद आ रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे महसूस हुई मेरे डिलीवरी के बाद में, वो ये थी कि जो एक्साइटमेंट मुझे अपने बच्चे से मिलने का 9 महीने से था,
जब वो बच्चा एक्चुअली बाहर आ गया तो मतलब मेरे को एक बार भी ये नहीं लगा कि मतलब मैं डेस्परेट नहीं थी कि कहाँ है जल्दी दो, मेरे को हाथ में दो, मेरे को गोदी में दो, मुझे उसकी शक्ल देखनी है, मुझे ये देखना है, वो देखना है। मतलब मेरे को बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था कि मेरा बच्चा सही है और वो इसी कमरे में और सब लोग उसके साथ खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। वो एक खुशी, एक एक्साइटमेंट, पता नहीं, या तो मैंने इतना ज़्यादा झेल लिया था पूरे दिन में कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था, और या फिर मैं इतने, फिर उसके बाद में किसी ने मुझे कहा कि भाई तुम्हारे साथ में भी एक फ़ोटो ले लेते हैं बच्चे की। तब मैंने कहा कि हाँ ठीक है। तब मैंने बच्चे को थोड़ा-सा देखा और ठीक था, मतलब ऐसा ओवर एक्साइटमेंट नहीं था कि ओह माय गॉड हाथ गले लगा के रोने लग जाओ और एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ में। इन सब का रीज़न मैं आपको धीरे-धीरे बाद में बताऊँगी। फिर ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताऊँगी बाद में। फिर उसके बाद में जब उसके फिर डॉक्टर ने मुझे, फिर जो स्टाफ था उन्होंने मुझे कहा कि अब आपको कल सुबह कल तक हम आपको सुबह तक पेन किलर देंगे। अगर आपको पेन, मेरे जो स्टिचेस थे उसमें मुझे थोड़ा-थोड़ा पेन महसूस हो रहा था, तो वो मुझे पेन किलर की डोज़ दे रहे थे। रात को उन्होंने मुझे दी थी, फिर उन्होंने मुझे अगले दिन सुबह दी थी। और पानी पीने के लिए उन्होंने मुझे कहा था कि आप थोड़ा-थोड़ा एक-एक घूँट पानी ले सकते हो, कल सुबह से आप ढंग से अपना पानी लेना वापस से शुरू कर देना। तो अब इसके आगे का जो भी था वो मैं सब कुछ 4th ट्राइमेस्टर वाले वीडियो में आपको बताऊँगी कि डिलीवरी के बाद में मेरे बॉडी में क्या-क्या चेंजेस हुए। अगले दिन से मतलब 27th को अगर जैसे डिलीवरी हुई तो 28 से मेरा क्या-क्या रूटीन था, क्या-क्या हुआ, वो सब मैं आपको 4th ट्राइमेस्टर में बताऊँगी। अब जो मैं आपको बताऊँगी वो ये है कि जो ये बर्थ का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो अगर आपका पॉज़िटिव एक्सपीरियंस रहता है तब तो ठीक है। कम से कम दर्द में बच्चा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जो भी है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता और आपको जितना पेन झेलना चाहिए था, आपने उससे ज़्यादा पेन झेला, या फिर जो भी चीज़ थी वो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, या फिर इमरजेंसी सी सेक्शंस करने पड़ गए, या फिर कुछ भी, तो उसका आपके दिमाग पे कितना गलत असर पड़ता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एक सॉर्ट ऑफ पोस्ट डिलीवरी एक सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा में चली गई थी। मेरे दिमाग में बार-बार ये चल रहा था कि मैंने इतना सहन किया पूरे दिन, फिर भी एंड में ऐसा कंक्लूजन क्यों हुआ कि मेरा बच्चा फेस प्रेज़ेंटेशन में चला गया। ये नहीं था, मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा था कि सी सेक्शन क्यों हो गया। मुझे बुरा इस बात का लग रहा था कि बच्चा इस पोज़ीशन में क्यों चला गया। ये सब चीज़ें पहले से क्यों नहीं फिगर आउट हो सकती थी। ये सब चीज़ें अभी तक अल्ट्रासाउंड में क्यों नहीं पता चली कि बच्चा फेस प्रेज़ेंटेशन में है, या फिर जो पूरे दिन से पेल्विक एग्ज़ामिनेशंस हो रहे थे उसमें क्यों नहीं पता चल रहा था कि बच्चा किस पोज़ीशन में है। और मैं बार-बार यही सोच रही थी कि क्या गलत हो गया, हम कहाँ गलत चले गए, ऐसा क्यों हुआ? और इस चीज़ को मैंने इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर लिया कि ये मतलब कोई भी पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर एक चीज़ होती है, तो इसको पीटीएसडी बोलते हैं। तो ये आई थिंक मुझे ये हो गया था, पीटीएसडी हो गया था। और मैं, और अब जब मैं इतना रिसर्च करती हूँ और मैं सबकी इतनी बात सुनती हूँ व्लॉग्स में, यूट्यूब व्लॉग्स में, तो मुझे पता चलता है कि दिस इज़ सो कॉमन, बर्थ ट्रॉमा इज़ सो कॉमन। मैं और फिर मैं जब रिकॉल करती हूँ तो जब मैं अपनी मम्मी से पूछती थी तो वो मुझे बोलती थी कि बेटा जब जैसे मैं दूसरा बच्चा हूँ, मुझसे पहले एक मेरा भाई हो चुका है, तो जब मैं होने वाली थी तो मेरी मम्मी का बीपी शूट अप हो गया था, सिर्फ ये सोच के कि वापस से वही होने वाला है जो पिछली बार हुआ था। और ऐसा एक ने नहीं, ऐसा कई सारे लोगों ने, घर की औरतों ने मुझे बताया कि दूसरी बार जब बच्चा हो रहा था तो उनका बीपी शूट अप हो गया, वो टेंशन में आ गए क्योंकि सडनली उनको फ्लैशबैक्स आने लग गए कि पिछली बार क्या हुआ था उनके साथ में, और इस वजह से वो पैनिक कर गए। तो पिछली बार ऐसा क्या हुआ कि दूसरी बार में आप इतना डर गए? पिछली बार कुछ तो ट्रॉमा क्रिएट किया होगा ना उस पूरी सिचुएशन ने। तो वो चीज़ होती है बर्थ ट्रॉमा। तो ये एक फैक्ट है। अगर आपका इस तरीके से कुछ भी होता है, और पहली डिलीवरीज़ में मतलब पहले के ज़माने में तो पता भी नहीं होता था क्या होने वाला है। औरतों के पानी निकल रहा है, वाटर ब्रेक हो गया, उनको कोई आइडिया नहीं है।
दर्द सहे जा रही हैं, किस तरीके से पुश करना है, डॉक्टर आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, आपको क्या करना है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ये इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है कि अगर आप इसको पॉजिटिव करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, वो है हिप्नोबर्डिंग। तो अगर आप वेजाइनल डिलीवरी के लिए ऑप्ट करते हो तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि प्लीज़ आप लोग अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो और हिप्नोबर्डिंग पर फोकस करो। हिप्नोबर्डिंग एक चीज़ है, उसके बारे में गूगल कर लो। मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देके डिटेलिंग में और भी वीडियोस बनाऊंगी आगे, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द फैक्ट। बर्थ ट्रॉमा एक चीज़ है और हिप्नोबर्डिंग उसका बचने का तरीका है एक। मैंने हिप्नोबर्डिंग करी इसलिए शायद जो मेरा ट्रॉमा था वो इतना इंटेंस मुझे फील नहीं हुआ, और दूसरा ये भी कि मैं कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं चीज़ों को अच्छे से हैंडल करती हूँ और ओवर थिंक नहीं करती इतना। और रात को जब एक नर्स आई तो उसने मुझसे ये पूछा, अगले दिन सुबह मेरी एक नर्स ने मुझसे आगे ये पूछा कि आपको बीपी इश्यूज हैं क्या। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो कभी बीपी नहीं हुआ। उन्होंने कहा आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी बीपी हुआ? मैंने कहा नहीं, मुझे कभी बीपी की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने कहा फिर आईसीयू में आपका बीपी क्यों इतना शूट अप हो गया था? मेरा ट्रॉमा की वजह से जो पूरे दिन मैंने झेला ज़रूरत से ज़्यादा जो कुछ भी था, अ, उसकी वजह से मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो शूट अप कर गया था, इसीलिए मेरा हेडेक आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था और मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई थी। ये सब बीपी की वजह से हो रहा था, ये सब मुझे अगले दिन पता चला। तो मोटा मोटा जो मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस था वो ये था। और अगर इसके अलावा कुछ और रह जाता है तो वो मैं आपको अपने मेरे 4th ट्राइमेस्टर के अंदर बता दूंगी। और अगले दिन से मैंने किस तरीके से सब कुछ फ़ील किया, बेबी को लेके मैंने क्या-क्या फ़ील किया और कैसे-कैसे वो पॉज़िटिव एनर्जीज़ वापस आई, पॉज़िटिव एटीट्यूड वापस आया, मैंने कैसे रिकवर किया इस ट्रॉमा से, क्या-क्या हुआ, वो सब मैं आपको 4th ट्राइमेस्टर के अंदर बताऊँगी। और ये वीडियो आई गेस 45 मिनट्स तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट दिन था मेरी लाइफ का ये। इससे ज़्यादा ड्रामेटिक और इंटेंस डे मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी फ़ील नहीं किया। तो अगर आप लोग अभी तक बने हुए हो 45 मिनट्स तक, 1 घंटे तक, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी कहना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और पिछले वाले वीडियो के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कुछ-कुछ सबकी क्वेरीज़ थी, सवाल थे, वो सबने मुझसे पूछे। तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, जिसके अंदर मैं आपके जो भी सवाल हैं, वो उन सबके जवाब एक साथ दे दूँगी वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अब जो अगला वीडियो मैं बनाऊँगी वो मेरे 4th ट्राइमेस्टर के ऊपर होगा। तो आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिखाई दे रही हूँ क्योंकि मैं कल रात को सोई नहीं थी और मैं पिछले कई दिनों से नहीं सो पा रही, और इसलिए मैं इतनी एग्जॉस्टेड नज़र आ रही हूँ। लेकिन यही है, मदरहुड तो इसी को कहते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।